तो चलिए शुरू करते हैं। समकालीन विश्व में क्या है? समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ये पार्ट अपना 3 है, चैप्टर नंबर 3, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, पार्ट नंबर 1। तो इसमें पहले वर्ड क्या है? कीवर्ड, और उसके बाद क्या है? इसके इंट्रोडक्शन है कि पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ने हैं। इसमें कुछ मूलभूत शब्द हैं जिनको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये ना केवल आपको नॉलेज को बढ़ाते हैं, बल्कि जब आप बुक पढ़ते हैं तो चीज़ों को समझने में आसानी होती है और चीज़ों को आप रिलेट कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है वर्चस्व। पहला वर्ड क्या है? वर्चस्व। वर्चस्व का मतलब है दबदबा। क्या होता है? दबदबा। जब कहीं पर आपका अधिकार हो, दबदबा हो, आपका प्रभुत्व हो, क्या हो? प्रभुत्व हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्चस्व बोलते हैं। हेजेमनी इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? हेजेमनी कहते हैं। और आपका ये दबदबा बताता है, ठीक है। जैसे आपने किसी को बोला ए खड़ा हो जा, सारे खड़े हो गए, आपका दबदबा है। तो दबदबे को हम क्या बोलते हैं? वर्चस्व कहते हैं। अगला आता है एक ध्रुवीय विश्व। एक ध्रुवीय विश्व, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो दुनिया है ना, मतलब अपनी अर्थ, रियल वाली अर्थ कैसी है? ये मान लीजिए अर्थ है, ये क्या है? अपनी सुंदर सा अर्थ है। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। अब क्या है, पूरी दुनिया के अंदर कितने ध्रुव हैं? मतलब पृथ्वी पर तो पहला ध्रुव ये और दूसरा ध्रुव ये वाला। जब शीत युद्ध खत्म हुआ, नहीं सॉरी, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर 2 पावर उभरे हैं, ठीक है, जिसको हम शीत युद्ध बोलते हैं। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ क्या था? आपका साम्यवाद का समर्थक सोवियत संघ था। सोवियत संघ 1991 में क्या हुआ? आपका खत्म हो गया। तो पूरी दुनिया के अंदर क्या बना? पहले 2 ध्रुव थे। कैसे थे? 2 ध्रुव, एक तरफ आपका अमेरिका, दूसरी तरफ आपका, उससे हम तुलना करते हैं। इससे बेसिकली है कुछ भी नहीं, तुलना करने के लिए केवल बोल दिया जाता है। और दूसरी तरफ क्या था? यूएसएसआर था। लेकिन 1991 में क्या हुआ? सोवियत संघ खत्म हो गया। कौन बचा? केवल अमेरिका बचा। तब पूरी दुनिया के अंदर 2 ध्रुव थे, एक खत्म हो गया, तो क्या बचा? एक बचा। इसी को बोला गया एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बोला गया, जिसके अंदर अमेरिका दादा बना। क्या बना? अमेरिका अब्बूजान पूरी दुनिया का बना। इतना पावरफुल है कि जिस मर्जी को 1 मिनट में लपेट देगा, ठीक है। लेकिन नॉर्थ कोरिया हरामी है, उससे भी खतरनाक है। समझ में आ गया? फिर अगला आता है वर्ड आता है प्रवासी और शरणार्थी। क्या है? प्रवासी यानी माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। मैं छोटा छोटा इसलिए लिखता हूँ ना कि पूरा लिखने की कोई फायदा नहीं है, केवल आप सुन लेते हैं, लिख लेते हैं, वही बड़ी बात है, ठीक है। अगला वर्ड क्या है? प्रवासी और आपका शरणार्थी। प्रवासी वह व्यक्ति होता है, प्रवासी वह व्यक्ति होता है जो अपनी मर्जी से, जो अपने मर्जी से अपना स्थल छोड़े, अपना जमीन छोड़े, वो क्या है? प्रवासी है। जैसे मान लीजिए ये बिहार है, ये क्या है? बिहार है, और ये दिल्ली है, ठीक है, ये यूपी है, ठीक है, ये हरियाणा है, हम मान लेते हैं। तो बिहार का बंदा हरियाणा में जा सकता है, हरियाणा का बंदा यूपी आ सकता है, यूपी का बंदा दिल्ली में, ये यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। लेकिन क्या होता है, जो प्रवासी होते हैं एक निश्चित समय के बाद वो वापस आ सकते हैं, अपने स्थान पर आ सकते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? प्रवासी बोलते हैं। जैसे मैं खुद बिहार से हूँ और दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं क्या हूँ? एक प्रवासी हूँ बिहार का, ठीक है। अब मान लीजिए आप दूसरे राज्य के हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो आप भी प्रवासी हुए और आपके पास पूरा मौका है कि आप अपना राज्य या फिर अपने जन्म स्थान वापस जा सकते हैं। लेकिन जो शरणार्थी लोग होते हैं ना, इनको मजबूरी में अपना देश छोड़ना पड़ता है, उन्हें शरणार्थी कहते हैं। इनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव हो सकता है, ठीक है, लिंग के आधार पर भेदभाव हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों के आधार पर इनके साथ जब भेदभाव होता है तो ये क्या होते हैं? दुनिया को, अपने देश को छोड़ने को बाध्य होते हैं, मजबूरी में छोड़ते हैं और अपने देश कभी वापस नहीं जाना चाहते हैं। जैसे अफगानिस्तान के लोग, ठीक है, वो सब क्या थे? शरणार्थी थे। जैसे पाकिस्तान, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान के लोग, मतलब जो लोग थे वहाँ शरणार्थी बन के गए, वहाँ के लोग यहाँ शरणार्थी बनकर आए, यानी शरण मांगने के लिए आए। जैसे आपने रोहिंग्या मुसलमान के बारे में सुना होगा, ठीक है, वो सब क्या है? शरणार्थी है, जो वाले पूरी दुनिया के अंदर क्या करते हैं? दुनिया में जाकर देश मांगते रहते हैं, भाई हमें भी रहने की जगह दो। तो शरणार्थी क्या होता है? जो मजबूरी में देश छोड़ता है। जो प्रवासी होता है जानबूझकर छोड़ता है और अपने जन्म स्थान पर वापस आने के लिए वो क्या है? स्वतंत्र है। फिर आता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है क्लाइमेट चेंज। क्या होता है? क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब होता है पूरी दुनिया के अंदर क्या है? जलवायु को बदलना जलवायु परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि देखो, आज दिवाली खत्म हो गई है ना, दिवाली 2022 की खत्म हो गई, तब भी गर्मी पड़ रहा है, ठीक है। होली जो पड़ता है ठंडी में पड़ता है, इसी को बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। यानी मौसम और वातावरण के अंदर जो परिवर्तन आता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। और सबसे इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जो ध्रुव है हमारे यहाँ, ठीक है, ध्रुव मतलब जो बर्फ के, जो बर्फीले एरिया है, बर्फ है हमारे, वो पिघलना, यानी ग्लेशियर जो है ना, यानी हिमखंड हिंदी में बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हिमखंड, वो पिघलते हैं तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यानी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। यानी गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, ठंडी ज़्यादा पड़ रही है, बेमौसम बारिश हो रहा है, बेमौसम बाढ़ आ रहा है, ये सब किसका एग्जाम्पल है? जलवायु परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अगला आता है क्रूज मिसाइल वर्सेस बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए मिसाइल क्या होता है आपको पता है कि
कि बर्बाद कर देता है। क्या कर देता है? बर्बाद करता है। जहाँ पर भी एक मिसाइल लगता है चीज़ें बर्बाद हो जाती है। अभी क्या था, भारत के अंदर एक मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस। क्या नाम है? ब्रह्मोस मिसाइल नाम है। ये गलती से पाकिस्तान में भी छूट गया था, गलती से भारत वालों से पाकिस्तान में छूट गया था, जाके काफ़ी 200-300 किलोमीटर दूर चला गया था। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल क्या होता है? जैसे मान लीजिए ए पॉइंट और ये क्या है? बी पॉइंट। अगर आप क्रूज मिसाइल लेते हो ना तो ये ऐसे हमला करता है, यहाँ से जाएगा सीधे जाता है। ये कैसे जाता है? सीधे, यानी वर्टिकल जाता है, सॉरी हाँ हॉरिजॉन्टल जाता है। कैसे जाता है? ये हॉरिजॉन्टल जाता है। मैं समझाता हूँ। जो वो वाली मिसाइल होगी ना, क्रूज मिसाइल होगी, वो कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, बिल्कुल तीर की तरह जाएगी। ठीक है, यानी ये कैसे जाती है? क्षैतिज रूप से जाती है। क्षैतिज भाई, ये क्षैतिज रूप से जाती है, या समतल कह सकते हो, समतल। ठीक है, लेकिन जो क्रूज मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो कैसे जाता है? मान लीजिए बी पे ही टारगेट करना है, ये सबसे पहले यहाँ से आसमान में जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से ये जाएगा। इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। क्या बोलते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। जैसे कैसे जाता है? पहले ऊपर जाता है, फिर अपने टारगेट को हिट करता है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होता है बिल्कुल ऐसे जाके हिट करता है, सामने से जाकर मारता है। जैसे अपने इंडिया में नाम सुना अग्नि, क्या नाम सुना? अग्नि सुना होगा, P5 सुना होगा, P है ना, अग्नि प्राइम बोलते हैं, अग्नि प्राइम बोलते हैं, मिसाइल होते हैं। ठीक है, अपने नाग सुना होगा, ब्रह्मोस सुना होगा। ठीक है, जो ब्रह्मोस है वो कैसे है? क्रूज मिसाइल है। ठीक है, जो नाग है कैसा है? क्रूज मिसाइल है। ठीक है, लेकिन जो अपना अग्नि है वो कैसा है? आपका बैलिस्टिक मिसाइल है। इनका थोड़ा रेंज ज़्यादा होता है, इनका रेंज, बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज ज़्यादा होता है और क्रूज मिसाइल का छोटा होता है। ये 200, 300, 1000 किलोमीटर तक ज़्यादातर ज़्यादा जा सकता है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो 5-5 हज़ार किलोमीटर तक चला जाता है। फिर आता है अमेरिकी कांग्रेस। यहाँ पे क्या मतलब है? कांग्रेस, इंडिया में भी एक कांग्रेस है। कांग्रेस का कहीं पर भी वर्ड आपको मिल जाए ना, कांग्रेस का मतलब होता है समूह। क्या होता है? कांग्रेस का मतलब होता है समूह होता है। लेकिन यहाँ पे जो अमेरिकी कांग्रेस है, इसका मतलब है अमेरिका की संसद। क्या है? अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं? अमेरिकी कांग्रेस बोलते हैं। जैसे भारत में संसद है ना, उसको हम संसद कहते हैं। संसद के कितने सदन है भारत में भाई? 3 सदन है, राज्यसभा, लोकसभा और नहीं, 3 बंदों को मिला के अपना संसद बनती है। राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट को मिला के बनती है। वैसे ही कांग्रेस जो कांग्रेस है, अमेरिकी संसद को क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। और ये किससे मिलाकर बनती है? सीनेट से बनती है। किससे बनती है? सीनेट प्लस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ठीक है, यानी प्रतिनिधि सभा इसको बोलते हैं। तो इसको अमेरिकी कांग्रेस कहते हैं। जो अमेरिका के जो तालिबान वालों ने मिसाइल मारा था, मिसाइल नहीं, जो जहाज अटैक किया था, सोचा था कि अमेरिकी कांग्रेस को उड़ा देंगे हम। फिर आता है अनुसंधान। क्या होता है? अनुसंधान। ठीक है, एनसीईआरटी के जब फुल फॉर्म पढ़िएगा ना, एनसीईआरटी, उसमें भी अनुसंधान लिखा हुआ मिलता है। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च। क्या होता है? रिसर्च होता है, यानी किसी चीज पे खोजबीन करना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसर्च बोलते हैं। फिर आता है अपरोध, रोक और संतुलन। इसको बोलते हैं रोक और संतुलन, एंड डेटरेंस बोलते हैं। इंग्लिश में इसको डेटरेंस कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं अपरोध, यानी रोक एंड संतुलन। संतुलन, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आप भी बदमाश टाइप के हैं और सामने वाला ही बदमाश, ये आप बदमाश, ये सामने वाला बदमाश, आपके पास भी बंदूक है और इसके पास भी बंदूक है। आपने एक दोनों के तान कैसे खड़े हुए हैं, तो ये ना तो आपको गोली मारेगा और आप ना इसको गोली मारोगे, क्योंकि पता है आप जैसे ही गोली मारोगे वो भी गोली मार देगा, दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन दोनों को डराने के लिए क्या निकाल लेते हैं? आप बंदूक निकाल लेते हैं। वैसे पूरी जो दुनिया है ना, अपरोध पे चलती है। किस पे चलती है? अपरोध पे, रोक और संतुलन के मामले में चलती है। मिसाइल सबके पास है, आज देख लो, आपका चाइना के पास भी मिसाइल है, मतलब परमाणु बम है, हमारे पास भी है। हम एक दूसरे पे नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? क्योंकि पता है कि हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। पाकिस्तान को हमने 1999 में पीटा तो हमारे पास क्या था? परमाणु बम था, हमारे पास भी था और उसके पास भी आगे बन गया। तो उन्होंने क्या कहा कि हम भी आपको नहीं चलाएंगे, आप भी हम पे नहीं चलाओ। इसी को बोलते हैं अपरोध का नियम बोलते हैं। फिर आता है ब्रेटन वुड प्रणाली। पूरी दुनिया के अंदर ना अमेरिका जितना दुनिया को बेवकूफ़ बनाता है ना, उतना कोई भी नहीं बनाता। तो ब्रेटन वुड क्या था? एक सम्मेलन था, 1944 में हुआ था। ब्रेटन वुड सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में हुआ था। ये अमेरिका के अंदर हुआ था, यूएसए के अंदर हुआ था। इसमें 2 संस्था बना, वर्ल्ड बैंक और IM, हाँ सॉरी, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF संस्था बना ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ठीक है, इसके अंदर ये डॉलर और वर्ल्ड बैंक आया, इसी के साथ बनकर आया। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रेटन वुड प्रणाली। फिर आता है अगला, इसको ये पेपर में आता है, ये वाला और ये वाला तो पक्का पूछते हैं और ये वाला पेपर में आता ही आता है। उसके साथ ये भी आ सकता है, प्रवासी और शरणार्थी में क्या अंतर है, एग्जामिनर का मूड जैसा वो वैसा क्वेश्चन बना सकता है।
ये नहीं कहेगा, क्योंकि वर्ड पे भी क्वेश्चन बना सकता है, उसकी मर्जी, ठीक है, आप नहीं बोल सकते उसको। बैंडवैगन के नीति का मतलब होता है जैसे बहे ब्यार वैसे पीठ कीजिए, जैसे बहे ब्यार वैसे पीठ कीजिए। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ इलेक्शन हुआ, मुखिया का इलेक्शन होता है, हम मुखिया का एग्जाम्पल मानते हैं क्योंकि आप सब लोग देखते हैं। किसका एग्जाम्पल हुआ, मैं एग्जाम कह रहा हूँ यार, इलेक्शन हुआ, मुखिया का इलेक्शन हुआ। अब मान लीजिए ए बंदा भी खड़ा है और बी बंदा भी खड़ा है, लेकिन जीत कौन गया गलती से, बी जीत गया। लेकिन वोट किसको दिया था, आपने ए को वोट दिया था। आप भी क्या कहते हो, भाई साहब हमने वोट दिया तो आप जीते हैं, लेकिन आपने बेशक वोट नहीं दिया है, ठीक है। यानी जैसे रुख हवाओं का है वैसे अपने आप को मोड़ लो, जैसे आपका रुख है वैसे आपको अपने आप को मोड़ लो। उसको क्या बोलते हैं, बैंडवैगन की नीति कहते हैं। जिसका हाथ लाठी उसी का भैंस हो रही है, तो उसमें हाँ में हाँ भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को क्या बोला जाता है, बैंडवैगन की नीति, है ना। अपने मर्जी से कहा हम अपने सफ़र के हम हुए, जिधर की हवा हुआ उधर के हम हुए, ठीक है। मतलब इसी को बोलते हैं बैंडवैगन की नीति। ये बहुत अच्छा गाना है, कभी मन करे सुनना। हम अपने सफ़र के मालिक हम कहाँ हुए, जिधर की हवा है उधर के हम हुए, ऐसे कुछ करके गाना है, उसी को बोलते हैं बैंडवैगन की नीति। यानी जैसे हवा बहती है वैसे अपने आप को फोल्ड कर लीजिए। अमेरिका बोलता है कि मैं सही हूँ, तो आप बोला भैया बिल्कुल सही हो आप, ठीक है, क्योंकि हमें लड़ना नहीं है उससे बंदे से। समझ में आ गया। अब हमें पढ़ना है नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। नई विश्व व्यवस्था कब से शुरू होती है, 1991 से। 1991 से क्यों शुरू होती है कि अमेरिका ही पूरा दुनिया का माई बाप बचा था, क्योंकि जो सोवियत संघ था जो टक्कर देने वाला था 1991 में वो खत्म हो गया। फिर आता है बिल क्लिंटन का दौर स्टार्ट होता है। तो ये ना घरेलू मुद्दों पर, एक घरेलू मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, बाहरी मुद्दों पर सबसे कम ध्यान लगाती है। इनको अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वगैरह समृद्धि से लेना देना नहीं था, लेकिन इन्होंने भी तंजानिया वगैरह में थोड़ा सा खुरापात किया, वहाँ पे इनके दूतावास पे अटैक हो गए थे, तो इन्होंने वहाँ पे अटैक किया। फिर आता है 9/11 और आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध। 9/11 का मतलब होता है 11वां महीना 9 तारीख, आने वाला है आज, नेक्स्ट महीने में 11वां महीना 9, अपने यहाँ कैसे लिखते हैं 9/11 लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है 9 तारीख 11वां महीना। तो वो लोग क्या करते हैं, मंथ को पहले लिखते हैं, डेट को बाद में लिखते हैं। मंथ को पहले लिखते हैं और डेट को बाद में लिखते हैं, है ना, अपने से उल्टा लिखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं विश्वव्यापी शुरुआत होता है। तालिबान ने क्या किया था, अमेरिका के अंदर हवाई जहाज लेकर वहीं पे अटैक कर दिया था। और तालिबान किसने बनाया था, तो अमेरिका ने ही बनाया था। और अगर सांप को तुम दूध पिलाओगे तो डसेगा ही ना बड़ा होके, तो तालिबान ने भी क्या किया, डस लिया किसको, अमेरिका को। अमेरिका को फिर गुस्सा आया, ठीक है, फिर ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच चलाया, ठीक है, इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। उसके बाद आतंकवादी को खत्म करने का सिलसिला इसका जारी रहा। इराक जो था, इराक पर आक्रमण, ठीक है, इराक ने क्या किया था, कुवैत पर आक्रमण किया था। किस पे आक्रमण किया था, कुवैत पर आक्रमण कर दिया था। और इराक तो कुवैत पर आक्रमण किया तो पूरे संयुक्त राष्ट्र की सेना ने बोला कि भाई ये गलत कर रहे हो आप, ऐसा मत करो। अमेरिका ने इस सेना में भाग लिया और इराक को हरा दिया, ठीक है। फिर आता है वर्चस्व का अर्थ क्या होता है, सेना के रूप में। सेना दुनिया की जो सबसे बड़ी है वो किसकी है, आपकी अमेरिका की है। पूरी आधी दुनिया और अकेला अमेरिका इतना पैसा खर्च करता है अपने आर्मी पर, ठीक है। इसको बोलते हैं सेना, सैन्य शक्ति के रूप में। पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाके उसकी आर्मी ठोक कर बंदे को आ सकती है। इतनी पावरफुल किसकी आर्मी है, अमेरिका की है। आर्थिक रूप से पूरी दुनिया में किसकी चलती है, डॉलर का चलता है। ब्रिटेन वुड किसने शुरू किया, अमेरिका ने शुरू किया। वर्ल्ड बैंक कहाँ है, अमेरिका में है। आपका IMF कहाँ है, अमेरिका में है। किसको पैसा देना है, किसके हाथ में, अमेरिका के। किसको बर्बाद करना है, वो किसके हाथ में, अमेरिका के हाथ में। आपने वेनेजुला का नाम सुना है, जो तेल बहुत उत्पादन करता है, वेनेजुला है। उसने क्या किया, अमेरिका से दुश्मनी कर ली। जैसे ही उसने दुश्मनी करा तो उसने क्या किया, उसका पैसा खराब कर दिया। इन्फ्लेशन वहाँ पे इतना आ गया और उसने बोला कि आप इसके साथ अब व्यापार नहीं कर सकते, और वेनेजुला का हालत खराब हो गया। फिर आता है सांस्कृतिक रूप से, क्या आता है, सांस्कृतिक रूप से, जैसे कि कोको कोला पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, कैडबरी डेयरी मिल्क खाते हैं हम लोग, है ना, और क्या पॉकीमैन देखते हैं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार देखते हैं। सब कैसी कंपनी है, अमेरिका की है ना। जीन्स कपड़े पहनते हैं, जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, बर्गर खाते हैं, KFC में चिकन खाते हैं, सब क्या है, अमेरिकी पहचान है। यानी उनकी संस्कृति हमारे पर आ गया है। जस्टिन बीबर को हम लोग सुनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको नहीं बताया जा सकता। सांस्कृतिक रूप से भी उसका वर्चस्व है। और रजामंदी का वर्चस्व है, क्या बोलते हैं इसको, रजामंदी का मतलब हम दोनों के वो हमारे पर जबरदस्ती नहीं लाद रहा, हम अपने आप उनको फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक है। आप पॉप सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, मूवी देखते हैं थेनोस का, और स्पाइडरमैन, बैटमैन, फलाना फलाना बहुत सारी फिल्में हैं। अमेरिकी शक्ति में अवरोध, कहते हैं ना, किले भी गिर जाते हैं जिनकी दीवारें
कमज़ोर होती है। अमेरिका के जो लोग हैं ना ओपन माइंडेड है। कैसे हैं? ओपन माइंडेड हैं और अपने देश के विरोध करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। तो वहाँ पे लिबरल लोग हैं, जैसे ही अमेरिका कुछ गलत करता है अपने ही देश के खिलाफ ये लोग आवाज़ उठाने शुरू कर देते हैं। तो अमेरिका थोड़ा सा नीचे आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा नाटो कब बना था भाई? नाटो बना था 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। तो इसके जो सदस्य हैं अमेरिका को कई बार रोकते भी हैं कि भाई इतना आगे आगे मत बढ़ गई, पीट आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी रोक और संतुलन में काम करता है, क्योंकि सारे जो दुनिया वाले हैं आपसी हित में जुड़ा हुआ है। फिर आता है भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं। तो भारत और अमेरिका, जब भारत आज़ाद हुआ था ना तो हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। सिर्फ अमेरिका सहानुभूति रखता था, हाँ ठीक है यार भारत कोई देश है, हमें कोई भाव वगैरह नहीं देता था। अमेरिका के राष्ट्रपति तक इधर देखते तक नहीं थे, ठीक है। लेकिन समय बदला, ठीक है, फिर ये पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा अमेरिका, लेकिन फिर बाद में हमें भी सपोर्ट किया इसने, ठीक है। लेकिन जैसे ही बीजेपी पार्टी आई, यानी 1991 के बाद से हमने जैसे ही एलपीजी को अपनाया, एलपीजी मतलब कि जो निजीकरण था यानी वैश्वीकरण को अपनाया, तो हमने अमेरिका के विचारधारा को अपना लिया था। जैसे ही हमारे विचारधारा मिलता है तो बंदे हमारे दोस्त भी बनना शुरू हो जाता है। अमेरिका अब पहले हमें भाव नहीं देता था, और अमेरिका और मोदी जो है कि कितना अच्छा रिश्ता बन चुका है। अमेरिका और भारत का जो रिश्ता है अभी सबसे अपने पीक पर है। इससे अच्छा पहले कभी भी रिश्ता हमारे नहीं रहे हैं। वहाँ जो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, जो वहाँ की बोइंग कंपनी है, बोइंग कंपनी कहते हैं, जहाज बनाने वाली कंपनी को बोइंग कंपनी बोलते हैं, वो कंपनी में बहुत सारे भारतीय हैं, ठीक है। जो गूगल का सीईओ है कौन है? हमारे भारत के सुंदर पिचाई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं शायद उनका नाम है सत्यनाथ नडेला है, वो भी हमारे भारत के हैं, ठीक है। कोको कोला के हैं, बहुत सारी चीज़ों के, सिटी बैंक के जो सीईओ हैं वो भी क्या है? हमारे भारतीय हैं। तो ये क्या बताता है कि भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन भारत हमें, जो अमेरिका है, हम लोगों पर तरह तरह की धमकी देते रहते हैं। एक धमकी, 2-3 धमकी का नाम बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा पढ़ना, पेपर में लिखना। एक होता है काटसा, क्या होता है? काटसा पढ़ के आना, ठीक है। ट्रेड रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन ट्रेड है, सॉरी, रिपोर्ट ऑन ट्रेड 301, ये गूगल करोगे ना मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हमें अमेरिका इस पर प्रतिबंध लगाता रहता है। हमें H1 वीज़ा नहीं देता, H1 वीज़ा नहीं देता, ठीक है। क्या था थोड़ा इसको क्या बोलते हैं, रिसर्च करना पड़ना क्या था, है ना। फिर आता है अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटे, है ना। तो वर्चस्व से हम अकेले नहीं निपट सकते, वर्चस्व से हम अकेले नहीं निपट सकते, पूरी दुनिया को एक साथ आना पड़ेगा, अमेरिका को समझाना पड़ेगा, ठीक है। और हमें एक ताकत बनानी पड़ेगी पूरी दुनिया को, ठीक है, क्योंकि कोई भी देश अमेरिका से अकेला नहीं लड़ सकता। हमें देखना पड़ेगा ऊँट कब बैठता, तभी हमें क्या बोलते हैं, हमला करना चाहिए। तो ये था हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन और आपका कीवर्ड था, ठीक है। जो वर्चस्व होता है ना, पूरी दुनिया का वर्चस्व आता है। कभी भारत और चीन का वर्चस्व था, फिर अमेरिका का आया, सॉरी गलती बता दिया। प्राचीन समय में ना किसका था? इंडिया एंड चाइना। किसका था? इंडिया एंड चाइना। रोमन, ठीक है, रोमन एम्पायर था, है ना। उससे ही पहले जाओगे तो फिर किसका था? मंगोलों का था। उससे फिर बाद में आओगे तो अरबों का था। किसका? अरबों देश का था, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड का आया। किसका आया? इंग्लैंड का आया, ठीक है। उसके बाद यूएसए का चल रहा है। जो वर्चस्व का अर्थ होता है ना, कभी फ्रांस का भी पूरे दुनिया के अंदर दबदबा था। जो वर्चस्व होता है ना कुछ इस प्रकार होता है, समझिए। जो वर्चस्व होता है किस प्रकार होता है, यहाँ से वर्चस्व स्टार्ट होता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, एक पीक पे जाता है, फिर ढलने लगता है। पूरी दुनिया का यहाँ से स्टार्ट होगा, सांस में चलेगा, थोड़ा सा पीक पकड़ेगा पकड़ेगा पकड़ेगा, अपने मैक्सिमम पे जाएगा, फिर गिर जाएगा। ये क्या है? वर्चस्व का ग्राफ है। जैसे बचपन में हम लोग यहाँ होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, जवानी में बॉडी बिल्डर होकर यहाँ तक रहते हैं, फिर हमारी भी जवानी ढल जाती है। सिकंदर भी एक बार महान था, सिकंदर भी यहीं से शुरू हुआ था, अपने पीक पे गया और बर्बाद हो गया। अशोक का भी यही कहानी है। जैसे मान लो बीजेपी है, बीजेपी क्या भारत में शासन कर रही है, वो सोचते हैं कि हम कभी हारेंगे नहीं भैया, हर कोई हारता है। कांग्रेस भी यही सोचती थी। जो कांग्रेस पार्टी थी ना 1950 में आज़ाद हुई हम लोग, तो सरकार बनाने के मामले में वो लोग 1975 तक 80 तक कह लीजिए बिल्कुल यहाँ थे। उसके बाद उनकी सरकारें नहीं बन रही। तो बीजेपी वाले सोचते हैं कि हम ही सर्वे सारा है। नहीं भाई, तुम भी हारोगे, ठीक है, और जनता ही हराएगी तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ से चलते रहो, बीजेपी ये समझ लो अभी यहाँ तक पिक पे है, वो क्या है, अपने पिक पे और गिर जाएगी, ठीक है। तो ये था कि वर्चस्व का अर्थ कैसे होता है। हर दुनिया हो जो होती है वर्चस्व चलती है। कहते हैं ना, आपके पाले में अगर बॉल है तो जहां मर्जी घुमा के मार दो। अभी किसके पाले में है? अमेरिका के पाले में है। और इसी के लाइन में कौन चल रहा है? अभी चाइना चल रहा है। चाइना लगभग यहाँ तक पहुंच चुका है, सिर्फ चाइना को थोड़ा सा और सब्र
करना है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व इंट्रोडक्शन और आपका ये। तो इसको बुक को पढ़ें, मैं उम्मीद करता हूँ आप बुक पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं सेकेंड पार्ट के अंदर इसके। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। हमने देखा था कि अमेरिकी वर्चस्व का क्या अर्थ होता है, सैनिक देखा था, आर्थिक देखा था, उसकी सांस्कृतिक देखा था क्या, और उसके बाद हमने देखा था कि अमेरिका को हम कैसे रोक सकते हैं। अब देखते हैं नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत, आप लोग एक चीज़ से कंफ्यूज मत करिएगा, ये है नई विश्व व्यवस्था, ठीक है। और जो 1972 में हुआ था, जिसको अंकटाड ने किया था, अंकटाड ने किया था, उसका नाम था नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विश्व व्यवस्था। क्या था वो? नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विश्व व्यवस्था था, ठीक है। वो किसने शुरू किया था? अंकटाड ने शुरू किया था, ठीक है। वो चीज़ अलग है। और ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछता है नई विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या फिर नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विश्व व्यवस्था से क्या समझते हैं। जहाँ पर आर्थिक आ जाए तो समझ लेना अंकटाड वाली की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन केवल विश्व व्यवस्था है तो समझ लेना अमेरिका का। ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर और कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या पूछ रहा है, आर्थिक वाला पूछ रहा है या नई वाली। तो ठीक है, इसमें क्या लिखा रहेगा? सिर्फ विश्व व्यवस्था लिखा रहेगा। इसकी शुरुआत 1991 में होती है। 1991 में होने का अर्थ ये है कि जब सोवियत संघ था अपना, USSR था, वो 1991 में उसका सत्यानाश हो गया, वो खत्म हो गया। तो क्या बना? नई अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था बना। इसकी शुरुआत जॉर्ज बुश ने किया था। जॉर्ज बुश हैं वो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब हुआ कैसे कि 1990 में ना इराक ने किस पे अटैक कर दिया? कुवैत पे अटैक कर दिया, ठीक है। फिर उस समय यूनाइटेड नेशन ने समझाया किसको? इराक को, कि भैया लड़ाई वड़ाई मत करो, लड़ाई गलत बात है, लड़ाई गलत बात है। यूएन ने समझाया, किसको समझाया? इराक को समझाया, अमेरिका ने भी समझाया। फिर एक शांति सेना बनी जिसको हम संयुक्त राष्ट्र की सेना कहते हैं। इसमें 34 प्लस देश थे। कितने देश थे? 34 प्लस देश थे। उसके बाद इसमें 6,60,000 आर्मी थी। इसमें से 6,60,000 का 75% जो सेना थी वो किसकी थी? अमेरिका की थी। इससे पता लगता है कि अमेरिका कितना पावरफुल था, ठीक है। 66% का मतलब जानते हैं? अगर 70% भी निकालें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसको प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया। क्या बोला गया? इसको प्रथम खाड़ी युद्ध बोला गया। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। क्यों हुआ था? जो इराक था वो कुवैत पे अटैक कर दिया था। आपने ट्रक देखा है? ट्रक की टंकी पे लिखा होता है इराक की रानी, इराक की रानी। इसका मतलब होता है जो भारत जो है अपना अधिकतर तेल किस देश से मंगाता है? इराक से मंगाता है। ये तो ऐसी बात है, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशन ने एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन मतलब एक अभियान चलाया, उसका नाम रखा इसने ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म। क्या रखा? ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म रखा था। पूछा जाता है कि गल्फ वॉर से प्रथम खाड़ी युद्ध से किससे मतलब कब हुआ था? तो 1990 में। कौन सा ऑपरेशन चला? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म चला। अमेरिकी जो जर्नल थे इसके हेड थे, उनका नाम था नॉर्मन स्वार्ज काउ। क्या नाम था? स्वार्ज काउ इनका नाम था। फिर आता है कि 1999 में कोसोवो ने बमबारी हुई। सॉरी, ये तो इधर का है, ये इधर का उल्टा कर दिया मैंने, है ना। फिर इसमें 75% किसकी आर्मी थी? यूएसए की आर्मी थी। इराक के राष्ट्रपति ने कहा, यानी सद्दाम हुसैन ने कहा, ये 100 जंगों की एक जंग, 100 जंगों की एक जंग हो गई। लेकिन मजबूरी में वो लोग हार गए। यानी इतनी पावरफुल सेना थी उसमें, अमेरिका के इतना जो आर्मी थे, अमेरिका की आर्मी जो है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। उसके पास तकनीक भी है और उसके पास बंदे भी हैं, हर चीज है उसके पास। तो इराक की सेना की क्या हुई? हार हो गई, ठीक है। इसमें क्या इसको बोला गया? इसमें स्मार्ट बम यूज किया गया, रिमोट से चलने वाले बम्बों का प्रयोग किया गया। इसे कंप्यूटर युद्ध का नाम देते हैं। फिर इसको बोलते हैं वीडियो गेम। जैसे आप लोग पबजी खेलते हैं ना, पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, ऐसे ये आपका युद्ध चला, ठीक है। कौन सा वाला? प्रथम खाड़ी युद्ध। इसको कंप्यूटर वॉर इसलिए नाम देते हैं कि जो दुनिया के लोग थे इसे अपने पहली बार कंप्यूटर पे देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे थे। अच्छा, वो इराक का आर्मी मर रहा है, ये अमेरिका का आर्मी मर रहा है, इस प्रकार के लोगों ने देखा। इससे यूएसए को बहुत लाभ हुआ। जो यूएसए था अमेरिका, इससे बहुत लाभ हुआ, एक दबदबा बन गया कि भाई इससे कोई देश भिड़ नहीं सकता। फिर आता है क्लिंटन का दौर। क्लिंटन बोले तो ये भी क्या थी? राष्ट्रपति थी। कहाँ कर? अमेरिका की राष्ट्रपति थी अमेरिका की। और क्लिंटन का जब दौर आया, जॉर्ज बुश उस समय हार गए। इन्होंने युद्ध जिताया लेकिन तब भी हार गए। इन्होंने घरेलू नीति पर को फोकस किया। जो अपना बिल क्लिंटन आई तो किस पे फोकस किया? उसने घरेलू नीति पर फोकस किया, मतलब घर के मतलब अमेरिका के अंदर जो मामले थे उस पर इसने ध्यान दिया, विदेशी मामले पे इसने ध्यान नहीं दिया। फिर जलवायु परिवर्तन पे ध्यान दिया। क्या दिया? जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है जो विश्व में पर्यावरण में चेंज आ रहा है उसे कैसे निपटा जाए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, इससे कैसे निपटा जाए। किसने ध्यान दिया? क्लिंटन मैम ने ध्यान दिया। लेकिन जॉर्ज बुश जो थे वो क्या थे? युद्ध करने में आगे रहते थे।
इसने विश्व व्यापार पर ध्यान दिया, यानी विश्व के अंदर कैसे ट्रेड किया जाए, कैसे ट्रेड को आगे बढ़ाया जाए, इस पे ध्यान किसने दिया, क्लिंटन ने ध्यान दिया। लेकिन जॉर्ज बुश थे वो पहले खाड़ी युद्ध करा के चले गए, लेकिन वो हार भी गए, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये भी कम नहीं थी, ये भी कम नहीं थी, लेकिन मौका मिलता था ना तो ये भी चौका मार देते थे। 1999 के अंदर ना कोसोवो में अब बमबारी हुई, कोसोवो में, ठीक है, नैरोबिया में और तंजानिया में। इन्होंने इनके जो दूतावास थे, दूतावास का मतलब होता है अमेरिका के जगह, ठीक है, वहाँ पे ऑफिस पे अटैक हुआ, आतंकवादियों ने अटैक किया। मैम को गुस्सा आया, मैम ने इसकी जिम्मेदारी अलकायदा ने ले ली। किसने ले ली, अलकायदा ने ले ली। अब इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी अलकायदा के बंदे थे इन्होंने ढूंढ के मारने शुरू कर दिया, ठीक है। फिर अलकायदा ने दोषी को पाया गया कि दोषी बंदा है, उसने जिम्मेदारी भी ली थी। फिर ऑपरेशन इन्फेनाइट रिच चलाया गया। क्या चलाया गया, इन्फेनाइट रिच, यानी तुम जहां होगे वहीं ढूंढ के हम लोग मारेंगे। किसके दौर में चला था, क्लिंटन मैम के दौर में चला हुआ था। समझ में आ गया। अब देखते हैं 9/11। अब हम देखते हैं 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। देखिए अमेरिका के अंदर ना पहले क्या लिखा जाता है, मंथ, फिर लिखा जाता है डेट। तो 9 सितंबर को ये घटना, सॉरी हाँ, मतलब सितंबर 11 को, यानी 9वां महीना 11 तारीख को ये घटना हुई थी, ठीक है। 9वां महीना 11 तारीख को ये घटना हुई थी। 9 सितंबर 2001 को ये घटना हुई। 9 सितंबर मतलब ये क्या कुछ गलत बढ़ा दिया, रुको रुको रुको, 11 सितंबर था, ये क्या था, 11 सितंबर 2001 को ये घटना होती है। इसको हम 9/11 कहते हैं, क्योंकि वो लोग पहले क्या लिखते हैं, मंथ लिखते हैं, फिर आपका डेट लिखते हैं, और हम लोग उल्टा लिखते हैं। कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है। तो घटना कब हुई थी भाई, ये 11 तारीख 9वां महीना को ये घटना होता है। इसमें क्या है, 4 विमान का प्रयोग किया गया। कितने विमान का, 4 विमान का। इसमें 2 जो विमान थे ना वो WTC से टकराए, यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से 2 विमान टकरा गए, ठीक है। इसमें लगभग 3000 लोग मारे जाते हैं, ठीक है, आगे लिखा हुआ है। इसमें एक जो तीसरा विमान था ना वो पेंटागन से टकराया। किससे टकराया, पेंटागन से टकराया। जो पेंटागन क्या है, रक्षा विभाग का हेडक्वार्टर है, वहां पे रक्षा विभाग का हेडक्वार्टर है। जो चौथा विमान था वो किससे टकराना था, कांग्रेस से। क्या था, अमेरिकी कांग्रेस से टकराना था। अमेरिकी कांग्रेस का मतलब होता है वहाँ की संसद, वहाँ की संसद से टकराना था, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखोगे मैंने इसे अच्छे तरीके से समझा रखा है, ठीक है। उसे टकराना था, लेकिन ये जाकर कहीं गिर गया, लेकिन टकराया नहीं, खेत में जाके पेंसिल्वेनिया के पास ये खेत में जाकर गिर गया, ये तो बेचारा बच गया। इसमें लगभग 3000 लोग मारे जाते हैं। इसमें 1918, सॉरी क्या लिखा है यार, पता नहीं क्या हो गया आज, ठीक है। 1814 में ना ब्रिटेन में ने क्या किया था, अमेरिका के अंदर आग लगा दी थी, तो बहुत बड़ी घटना थी। और 1914 के अंदर जापान ने क्या किया था, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर उन्होंने अटैक कर दिया था। ये क्या था, एक नौसेना का बेस था, यानी नेवी का बेस था। कहाँ पर, पैसिफिक ओशन में। कहाँ पर था, पैसिफिक ओशन के अंदर ये क्या था, ये आपका नौसेना का बेस था। यहाँ पे जापान ने अटैक कर दिया, हम बहुत सारे लोग मारे गए। सुबह सुबह इसने अटैक किया था, जैसे लोग सो के उठते हैं ना, उनको क्या पता अटैक होने वाले हैं। तो वहाँ के आर्मी को, नौसेना को थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला था कि लोग रिस्पॉन्स करें। लगभग बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। अमेरिका बिल्कुल शॉक हो गया। और ये जो 3,000 लोग मारे जाने की घटना थी, ये अमेरिका के जमीन पर ये पहली बार ऐसी घटना थी जहाँ 3000 लोग मारे जाते हैं। आतंकवाद की घटना से भारत हमेशा से पीड़ित रहा है। भारत हमेशा समझाता था अमेरिका को, भाई आतंकवाद नाम की कोई चीज होती है यार, इससे डरो, है ना। अमेरिका कहता था कोई आतंकवाद का नाम की चीज नहीं होती है। उसने क्या किया, जैसे ही आतंकवादियों ने अब किस पे अटैक किया, अमेरिका पे अटैक कर लिया। जैसे ही अमेरिका पे अटैक हुआ तो इन्होंने सख्त नीति अपनाया। बोला कि हाँ अमेरिका अमेरिका कह रहा हूँ, जो आतंकवादी हैं वो पूरी दुनिया के लिए क्या है, समस्या का घर है। तो इन्होंने आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। क्या चलाया, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। किस लिए, जो 9/11 के बदला लिया जा सके, ठीक है। इसके जो आपने सुना होगा उसामा बिन लादेन, किसका नाम, उसामा बिन लादेन, है ना। इन्होंने इसको मार दिया, ठीक है। टारगेट किसको किया, अलकायदा को और तालिबान को खत्म किया। तालिबान कहाँ है, अफगानिस्तान में। तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट, क्या होता है, स्टूडेंट होता है, ठीक है। यूएसए ने विश्व भर में गिरफ्तारियां करी। गिरफ्तार लोगों को कहाँ पे रखा, ग्वांतानामो के अंदर। ये पेपर में आता है कि ग्वांतानामो में जो 9/11 के जो दोषी लोग पाए गए थे, अमेरिका ने जिन्हें पकड़ा उन्हें कहाँ रखा, तो ग्वांतानामो में रखा, ठीक है। ग्वांतानामो कहाँ है, ये क्यूबा से लगा हुआ एक छोटा सा टापू है, वहां पर रखा। इनको अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होते हैं, यूएनए जो होता है, UNO मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भी सदस्य यहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक है। ये था कहानी किसकी, आतंकवाद की, ठीक है। इन्होंने क्या चलाया, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया।
ठीक है, आप पहले वाले 90 वाले में क्या चलाया था वो कमेंट करके बताना, ठीक है। फिर आता है इराक पे अटैक हो जाता है, कब होता है 2003 में। इसको इन्होंने जो ऑपरेशन चलाया इराक पे अटैक किया, इसका नाम दिया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नाम दिया। इसमें 40 प्लस देश थे, ठीक है। इसमें इसको बोला गया 40 प्लस देशों को आकांक्षियों का महाजोट, क्या बोला गया, आकांक्षियों का महाजोट बोला गया। इसमें कॉलिजन ऑफ विलिंग्स बोलते हैं इसको, ठीक है। यूएन ने जो है यूनाइटेड नेशन इसमें परमिशन नहीं दिया था। कारण क्या था अटैक करने का, तो आक्रमण करने का कारण था कि अमेरिका ने इल्जाम लगाया किस पे, इराक पे, कि भाई आपके पास सामूहिक संहार करने वाले क्या पड़े हैं, हथियार पड़े हुए हैं, मतलब कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कि एक ही बार में लाखों लोग मारे जा सकते हैं। किसने इल्जाम लगाया, अमेरिका ने इल्जाम लगाया। किस पे, इराक पे इल्जाम लगाया और अटैक कर दिया। लेकिन जैसे ही जब इराक की सेना हार गई, वहाँ पे ये अपनी सरकार बनाना चाहता था, ताकि उस समय ना तेल की बहुत डिमांड थी पूरी दुनिया के अंदर, तो वहाँ पे सरकार भी ये बेचारा नहीं बनवा पाया और शांति भी नहीं ला पाया। लेकिन इसमें 50,000 सैनिक मारे जाते हैं और अमेरिका चाहता था कि इराक में मेरी पसंद की सरकार बने, जो कि हाँ में हाँ भरती रहे, ठीक है। अब हम इसका तीसरा पार्ट देखेंगे, क्या देखेंगे, तीसरा पार्ट देखेंगे। इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए, काफ़ी आसान हो जाएगा जब बुक पढ़ेंगे। बुक को पढ़िए, बुक पढ़ेंगे, कई बार हो सकता है मेरे से भी कोई बात गलत निकल जाए, ठीक है। अगर आप बुक पढ़े रहेंगे तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये है पार्ट नंबर 3, वर्चस्व सांस्कृतिक रूप, सॉरी सैन्य रूप में क्या है, वर्चस्व। वर्चस्व का मतलब क्या है, दबदबा होता है। पूरे विश्व के अंदर क्या है, अमेरिका का सैन्य ठिकाना है। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका का क्या है, सैन्य ठिकाना है। ये किसी भी देश पर क्या कर सकता है, हमला कर सकता है, किसी भी देश को हरा सकता है, हमला कर सकता है, जिस मर्जी को धमका दे सकता है। जैसे भारत हो, इंडिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, जिस मर्जी को ये धमका सकता है, ठीक है। ये कहने की बात है कि भारत सबसे महान है, ठीक है, वो महान है, लेकिन अमेरिका जब चाहे धमका सकता है, इसे हम चूक नहीं सकते। एक ना रिपोर्ट आती है सिप्री की रिपोर्ट, सिप्री रिपोर्ट, ये लिखिएगा ना गूगल पे आ जाएगा, सिप्री रिपोर्ट, इसको पढ़िएगा, इसे पता लगेगा कि सैन्य की शक्ति में अमेरिका कितने पावरफुल हो चुका है। इसको 100% गूगल करिएगा, थोड़ा बहुत आप भी गूगल करिए, ठीक है। इससे क्या नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। हर चीज़ तो पढ़ाया नहीं जा सकता है ना, आप थोड़ा गूगल कर सकते हैं ना। ये सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है अपनी आर्मी पर, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है, दुनिया के नंबर 1 ये देश है पैसे खर्च करने के मामले में। कितना बिलियन ट्रिलियन करता है आप इस रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये रक्षा अनुसंधान और टेक्नोलॉजी पर सबसे अधिक पैसा खर्च करता है, नहीं डिफेंस की जो रिसर्च होता है, ठीक है, और उसकी जो टेक्नोलॉजी है, इस पर सबसे ज़्यादा कौन पैसा खर्च करता है, अमेरिका खर्च करता है। जब ज़्यादा पैसा खर्च करोगे तो ज़्यादा मजबूती भी आएगी, ठीक है। ये सैन्य अभियान क्यों किया जाता है, यानी अमेरिका हो गया या कोई भी देश सैन्य अभियान क्यों करता है, तो अवरोध के लिए, यानी शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, रोक और संतुलन को बनाए रखने के लिए सैन्य शक्ति को बढ़ाना जरूरी है। जैसे भारत, लोग कहते हैं कि भारत में इतनी गरीबी है लेकिन हम हथियार खरीदते रहते हैं, जैसे राफेल खरीद लिया हमने, S-400 खरीद लिया। S-400 पढ़ना क्या है, S-400 खरीद लिया, ठीक है। बहुत सारी मिसाइल हम लोग खरीदते रहते हैं, क्यों, कि हमें अवरोध करना है। यानी अगर हमारे पास हथियार नहीं रहेगा तो चाइना क्या करेगा, अटैक कर देगा। छोटा सा देश पाकिस्तान है, वो भी अटैक कर देगा। आपको पता है 1962 के अंदर ना हमें किसने धोया पकड़ के, चाइना ने हमें धोया, मतलब हरा दिया चाइना ने हमें, हम हार गए, ठीक है। उसने क्या किया, पाकिस्तान ने 1965 में सोचा कि भारत कमजोर हो गया, इसको भी हराओ, यानी लगे हाथ, यानी बहती गंगा में हाथ धो लो। लेकिन बेचारे ये लोग पिट गए, ये लोग पिट गए। फिर आता है दंड देने के लिए, किसी को बर्बाद करना है, दंड देना है, आप युद्ध कर सकते हैं, मतलब सैन्य अभियान कर सकते हैं। विश्व में शांति व्यवस्था के लिए, विश्व में शांति व्यवस्था के लिए, जैसे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में गया, वियतनाम के अंदर गया, तो बोला कि हम पूरे दुनिया के अंदर शांति के लिए आए हैं, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए आए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आप पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है। और जीतने के लिए और क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, जैसे कि चाइना ने क्या किया, तिब्बत को हड़प लिया, ठीक है। ये विस्तार की नीति होती है, समझ में आ गया। जैसे इजराइल जो था फिलिस्तीन को हड़प लिया, वो क्या है, विस्तार की नीति है। फिर आता है वर्चस्व आर्थिक रूप से, किसमें, आर्थिक रूप से या ढांचागत रूप से, सभी चीजों का उत्पादन। जो अमेरिका है ना, वो हर चीज का उत्पादन करता है, सुई से लेकर जहाज तक की उत्पादन कौन करता है, अमेरिका करता है। एक होता है सी क्लोज, क्या होता है, सी क्लोज बोलते हैं, CSLOC बोलते हैं, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में समुद्री व्यापार बोलते हैं। ये क्या था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 में जब खत्म हुआ ना, उससे पहले इस चीज को कौन कंट्रोल करता था, ब्रिटेन कंट्रोल करता था, इसको नियंत्रण करता था। लेकिन उसके बाद अमेरिका पावरफुल बना तो इसने करना शुरू कर दिया। आपको पैसे देने पड़ते हैं, वैसे नहीं पानी में जहाज लेकर कहीं भी चल दिए, नहीं, आपको एक निश्चित मार्ग को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अमेरिका चाहे जिस मर्जी को व्यापार करने दे, जिस मर्जी को नहीं करने दे, इसकी दादागिरी चलती है समंदर के अंदर। सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग में सबसे आगे है। सार्वजनिक वस्तुएं होती है जिनका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष, किसी कब आपका
नहीं है, यानी सब लोग उपयोग कर सकते हैं। अब देखो कि दुनिया के अंदर जितने भी सैटेलाइट है, इंटरनेट चलाने वाले जो सैटेलाइट्स होते हैं वो किसके हैं? अमेरिका के हैं। उसके बाद है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है? जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ये दक्षिणी ध्रुव का जो एरिया है ये क्या है? बर्फ से ढका हुआ, इसी को बोला जाता है अंटार्कटिका बोला जाता है। इस पे जो अमेरिका का रिसर्च वगैरह होता है सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है कि समुद्र, समुद्र में सबसे ज़्यादा ये उपयोग करता है ना नौसेना, इसकी सबसे पावरफुल है। फिर आता है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट का यूज़ करने में अमेरिका बिल्कुल आगे है। जो इंटरनेट की खोज हुई थी ना, किसी व्यक्ति ने नहीं करी थी, मतलब व्यक्ति ने करी थी, मतलब किसी ने बंदे ने जानबूझकर नहीं करी थी। अमेरिका का एक बंदा था, उसने कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट की खोज कर दी थी। देख रहे हो ना आर्मी वहाँ पे कितने डेवलप है। फिर आता है वर्ल्ड की जीडीपी में अमेरिका का योगदान 28%, यानी पूरी दुनिया में अगर मान लो 100 रुपये का व्यापार होता है, उसमें 28 रुपये का व्यापार कौन करता है? अकेले अमेरिका करता है। हम लोग 1% करते हैं, हम लोग 1% के से थोड़ा कम ही है, हम लोग 1% से भी कम व्यापार करते हैं, तब हमें लगता है हम इतना अमीर है। सोचो ये 28% व्यापार करता है तो पूरे जीडीपी है तो कितना अमीर हो गई है ना। बड़े बड़े कंपनियां कहाँ की है? अमेरिका की है, जैसे कि एप्पल हो गया, वॉलमार्ट हो गया, एयरबस हो गया, स्पेस एक्स हो गया, एलन मस्क वाली है ना, बोइंग हो गया। स्पेस एयरबस और बोइंग जो है जहाज बनाती है, बड़ी बड़ी जो जहाज होती है ना वो कौन बनाता है? आपका बोइंग और एयरबस बनाती है। कोको कोला हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, सब कैसी कंपनियां हैं? अमेरिका की कंपनियां हैं। इन कंपनियों को बोला जाता है ब्लू चिप। क्या बोला जाता है? ब्लू चिप कंपनी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना, ब्लू चिप क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा गूगल करना। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो गूगल करो, सीखो। जो पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रेड होता है किससे होता है? डॉलर के अंदर ट्रेड होता है। आपने देखा सुना होगा विदेशी मुद्रा भंडार। क्या सुना होगा? विदेशी मुद्रा भंडार। इसको प्यार से बोलते हैं फॉरेक्स। क्या कहते हैं इसको? फॉरेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरेक्स। ये आ रहे भाई, ये फॉरेक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है? डॉलर को सब लोग प्राथमिकता देते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर किसकी बात चलता है? डॉलर की बात चलता है। आप मुद्रा अगर व्यापार करना है पाकिस्तान से ना, तो हमें जिन्ना वाला नोट पसंद नहीं है, हमें चाहिए डॉलर। अगर चाइना से व्यापार कर रहे हो ना, तो मान लो हम सामान खरीदें तो उसको गांधी पसंद नहीं है, उसको क्या पसंद है? डॉलर पसंद है। पूरी दुनिया किस में ट्रेड करती है? डॉलर के अंदर ट्रेड करती है। ये बेंचमार्क है। अभी आपने सुना होगा निर्मला सीतारमण है, उन्होंने कहा कि भाई जो हमारा रुपया है ये क्या है? रुपया है। रुपये का साइन कब बना था? जैसे पहले हम लोग रुपया लिखते थे ना ऐसे, ये जो सिंबल बना था ये कब बना था और किसने बनाया था? ठीक है, ये थोड़ा गूगल करके रखना, बहुत मजा आएगा इसके बारे में। जो रुपया है ना वो कमजोर नहीं हो रहा है, कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। कौन कहा था? अभी हमारे देश की जो महिला निर्मला सीतारमण है, वित्त मंत्री, उन्होंने बात कही थी। रुपये का साइन के बारे में थोड़ा सा ना गूगल करना कि रुपये के जो साइन है, सिंबल है, इसके क्या हिस्ट्री है, बहुत मजा आएगा। 2009 से कुछ कहानी जुड़ा हुआ है, ठीक है, IIT से जुड़ा है कहानी। वर्ल्ड बैंक और IMF संस्था है, कहाँ पर है ये? आपके अमेरिका के अंदर है। जब अमेरिका के अंदर है तो इसके जो हेड होते हैं उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? अमेरिका करता है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो अमेरिका की है। अमेरिका तय करता है किसको देना है पैसे, किसको नहीं देना है, चाहे किसको देना है किसको नहीं देना है। वर्ल्ड बैंक से लेना हो चाहे IMF से लेना हो, ये अमेरिका डिसाइड करता है। तो आर्थिक रूप से इतना पावरफुल है। जैसे पाकिस्तानी लोग पहुंच जाते हैं ना IMF के पास, तो कहते हैं कि मत दो इसको पैसे, अमेरिका बोलेगा तब भी देना पड़ेगा, तो अमेरिका के लोग जाके पैर चाटते हैं। हम लोग भी गए थे 1991 में, हम लोग भी गए थे, लेकिन हमने एक बार ही लिया था इनसे, है ना, उसके बाद हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अभी जो IMF के जो हेड है ना, जो हेड इकोनॉमिस्ट है, वो इंडियन बंदा है, पता करना वो कौन है। फिर MBA की पढ़ाई 1881 में शुरू है, पेंसिल्वेनिया के अंदर 1881 में MBA की पढ़ाई शुरू होती है। कहाँ पर? अमेरिका के अंदर। MBA का मतलब होता है बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई होती है, कि बिजनेस को कैसे चलाना है, प्रशासन कैसे चलेगा बिजनेस का, इसका पढ़ाई कहाँ पर स्टार्ट हुआ? अमेरिका के अंदर शुरू हुआ। कब? 1881 में। भारत के अंदर 1881 में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, इसको थोड़ा गूगल करके बताना, ठीक है। और विश्व में 1950 के बाद से क्या हुआ? आपका MBA की पढ़ाई स्टार्ट होती है। क्या करेगा भाई? MBA करेंगे। MBA यानी सबसे पहले कहाँ? अमेरिका के अंदर। फिर आता है वर्चस्व सांस्कृतिक रूप से, ठीक है, खान पान। आजकल हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग KFC में जाते हैं, KFC, ठीक है, मैकडी जाते हैं, ये सब क्या है? किसके खान पान है? चिकन बर्गर है ना, पिज्जा, मोमोज है ना, ये सब क्या? अमेरिकी पहचान है। और भी पता नहीं क्या क्या खाते हैं लोग, है ना। कपड़े, जीन्स टी शर्ट पहनना, ठीक है, स्कॉट ने, हाँ स्कॉटी बोलते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनना, ठीक है, ये किसकी पहचान है? अमेरिका की पहचान है। संगीत सुनना, जस्टिन बीबर को सुनना, ठीक है, पॉप सॉन्ग सुनना, जैज सुनना, पता नहीं कौन कौन से आते हैं, तो संगीत वगैरह हम उनसे सीखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, हम अमेरिकन हो रहे हैं, इंग्लिश गाने सुनते हैं, ठीक है। फिर रजामंदी से होता है, ये सब बातें क्या हो रही है? रजामंदी से
हो रही थे कलर कराने थे। इंडिया में कभी टैटू लोग बनवाते थे नहीं, लेकिन हम पश्चिमी सभ्यता को देख देख के क्या सीख रहे हैं, टैटू बनवाना सीख रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं अमेरिका को अपने मौका दे रहे हैं कि आओ हमारे देश में आओ। अब उनकी कल्चर को क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, लेकिन लोग जग रहे हैं और अपने संस्कृति को लेकर, कल्चर को लेकर काफ़ी जागरूक हैं। ठीक है, ये नंबर पार्ट 3 है। इसके पहले हम बात देखेंगे भारत और अमेरिका का संबंध कैसा है, उसके बाद देखेंगे कि अमेरिका को भारत ने पूरी दुनिया कैसे रोक सकती है। ठीक है, अब देखते हैं अमेरिका की शक्ति की जो रास्ते में अवरोध है। मतलब कहते हैं ना, किले भी गिर जाते हैं जिनकी दीवारें कमजोर होती है, यानी वो कैसे मतलब खत्म हो सकता है अमेरिका। तो अंदरूनी किसी भी देश का पतन कैसे होता है, अंदरूनी गड़बड़ियों को जैसे होता है, उसके अंदर जो कमजोरियां आ जाती है तो देश खत्म हो जाता है। ठीक है, कोई भी साम्राज्य कब खत्म होता है, बाहरी लोग खत्म नहीं करते। ठीक है, उसके अंदर कमियां आएगी तो चीजें खराब हो जाएगा। ठीक है, जैसे मोबाइल ही है, उसके अंदर अगर क्या हो, सिस्टम उसके खराब होगा तो अपने आप ही खराब हो जाएगा, उसको गिरने की जरूरत भी नहीं है। तो इसके संस्थागत जो बनावट है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये बिल्कुल अलग अलग है। कार्यपालिका और विधायिका के रास्ता बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे पे लोग डिपेंड नहीं है। कार्यपालिका मतलब जो कार्यपालिका है बिल्कुल अलग है, विधायिका बिल्कुल अलग है। इसको क्या बोलते हैं, अध्यक्षीय शासन। क्या बोलते हैं, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र विचार वाले लोग हैं, स्वतंत्र विचार वाले यहाँ के लोग हैं, जब मर्जी अमेरिका के विरोध कर देते हैं। जैसे भारत में अगर रहते हैं आप, भारत में रहते हैं और भारत के खिलाफ आप बोलते हैं या फिर अच्छी बात भी करते हैं, वो लगे कि सरकार को खराब लगता है, क्या बोलते हैं, देशद्रोह बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, देशद्रोह बोल देते हैं, पाकिस्तान चले जाओ, इस प्रकार की बातें इंडिया में किया जाता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में इस प्रकार की बातें नहीं होती। जो जायज है वो जायज है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अमेरिका के लोग इस प्रकार के हैं। वहां पे जो नाटो है वो समस्या क्रिएट करता है। नाटो किसने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था। कब बनाया था, 1949 में नाटो की स्थापना होती है, 4 अप्रैल 1949 की इसकी स्थापना होती है। और नाटो जो है ये पूरे दुनिया के अंदर आर्मी का बेस बनाता है और एक पे आक्रमण, सब पे आक्रमण माना जाता है। लेकिन ये भी बाधा बन रहा है, कोई कोई देश कहता है मैं क्यों आऊँ भाई, तेरा मामला है। अभी ये जैसे तुर्की है, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अमेरिका को कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो चाइना है वो किसका दोस्त बनने जा रहा है, आपका टर्की का दोस्त बनने जा रहा है। ठीक है, टर्की का नाम चेंज हो गया, टर्की हो गया है ना, तुर्की इसको हिंदी में बोलेंगे। भारत और अमेरिका का संबंध, ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था ना तो अच्छे संबंध नहीं थे। क्यों, हम थोड़े से समाजवादी विचार के लोग थे, तो थोड़ा सा झुकाव हमारा सोवियत संघ की तरफ था। अमेरिका केवल सहानुभूति रखता था, हाँ भारत का कोई देश, भारत नाम का कोई देश है, लेकिन हम पे ध्यान नहीं देता था। वहाँ के राष्ट्रपति वगैरह आना जाना बिल्कुल बंद था, हमें नीच दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम पावरफुल होते गए, अमेरिका और भारत का संबंध अच्छे बनते गए। 1991 के बाद परिवर्तन आया, क्योंकि 1991 के बाद हमने वैश्वीकरण को अपना लिया। किसको अपना लिया, वैश्वीकरण को अपना लिया। और वैश्वीकरण किसकी सोच है, अमेरिका की सोच है। जैसे ही आपने सोच वाले से मिलते हैं तो आपकी दोस्ती हो जाती है। जैसे आपकी क्लास में मानते हैं 40 बच्चे हैं, ठीक है, क्या सबसे दोस्ती है, नहीं, आपके 5 से 10 दोस्त होंगे। कितने होंगे, 5 से 10, वही दोस्त होंगे जिनके विचार और आपके विचार बिल्कुल आपस में मैच करते हो। तो 1991 से पहले भारत का विचार अमेरिका के विचार से मैच नहीं करता था, तो हम बिल्कुल क्या थे, दुश्मन थे। ठीक है, लेकिन 1991 के बाद से मेरा मतलब भारत का विचार और अमेरिका का विचार आपस में मिलने लगा, तो हम अच्छे दोस्त बन गए। जैसे कि मोदी का वहाँ जाना और ट्रंप का यहाँ आना, ठीक है, हाउडी मोदी का अपने सम्मेलन सुना हो गया, गुजरात में आए थे अभी कौन, ट्रंप साहब आए थे, है ना, बराक ओबामा आए थे 2010 में। इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। ठीक है, तो 1991 के बाद क्यों आए कि हमने एलपीजी को अपना लिया था। क्या अपनाया था, एलपीजी को फॉलो किया था। ठीक है, उसके बाद हम अपना 65% जो सॉफ्टवेयर है किसको बेचते हैं, अमेरिका को निर्यात करते हैं। बोइंग में हमारे 35% हमारे कर्मचारी काम करते हैं। बोइंग क्या है, जहाज बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, सिलिकॉन वैली मतलब जैसे यहाँ पे कॉलोनी होता है ना, शर्मा कॉलोनी, अरुण कॉलोनी, ठीक है, मेगा पेन कॉलोनी, है ना, वैसे ही अमेरिका के अंदर एक कॉलोनी है, कौन सी, सिलिकॉन वैली है। तो वहाँ पे भारतीय लोग रहते हैं, लगभग 3 लाख से ज़्यादा भारतीय वहाँ पर निवास करते हैं। लगता है बिल्कुल आप भारत में आ गए। ठीक है, जो अमेरिका की 15% जो कंपनियां हैं उसमें भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने स्टार्ट किया या फिर उनके शेयर खरीद के रखे हैं, कौन, भारतीय लोग। ठीक है, जैसे कि अभी अमेरिका का जो गूगल है, अमेरिका का ही गूगल है, उसके जो सीईओ है, मतलब उसके हेड है, वो कौन है, आपके सुंदर पिचाई हैं। अमेरिका को लेकर भारतीय सोच, यानी भारत के लोग क्या सोचते हैं, भारत के जो विद्वान है वो क्या सोचते हैं। एक तो कहता है कि अमेरिका से हमें दूर रहना चाहिए, यानी वो बंदा बुरा है। अमेरिका ऐसा है, दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं है जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं, कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो अमेरिका वैसा ही एक देश है कि पूरी दुनिया के अंदर ये क्या है, पूरी दुनिया को ठगता
रहता है, बेवकूफ़ बनाता रहता है। पूरी दुनिया के अंदर जब तक अशांति रहेगी, जब तक अमेरिका के घर में शांति रहेगी यानी समृद्धि रहेगी, पूरी दुनिया के अंदर का शांति आ गई ना तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। भारत अमेरिका वर्चस्व का फायदा उठा सकता है। एक वर्ग ऐसा है कि अमेरिका मजबूत है तो हमें उससे दोस्ती करनी चाहिए और उसके बिहाफ पर हमें भी उसका फायदा उठाना चाहिए। दूसरा कहता है कि भारत जो है अमेरिका का विरोध नहीं करना चाहिए। अमेरिका क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमें घाटा हो सकता है और हमें धमकी भी देता रहता है। जैसे हम रसिया से ट्रेड करते हैं या फिर ईरान से ट्रेड करते हैं तो हमें काटसा का धमकी देता है। मैंने बोला था पिछली वीडियो में इसके बारे में पढ़ना, काटसा के बारे में पढ़ना। ये अमेरिका का सबसे बड़ा धमकी है, इंडिया को बार बार देता रहता है ना। ट्रेड ऑन क्या होता है वो, ट्रेड ऑन डेवलपमेंट करके एक रिपोर्ट आती है 301, उसको पढ़ सकते हो आप, है ना। फिर आता है अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटे। अमेरिका इतना पावरफुल है ना, कहते हैं ना हर चीज़ का एक पिक आता है फिर गिर जाता है, हर चीज़ का एक पिक आता है गिर जाता है। जैसे पूरी दुनिया कैसे चलती है, यहाँ से स्टार्ट होती है अपने ऊपर जाती है फिर नीचे गिर जाती है, ऐसी चलती है ना दुनिया। वैसे अभी अमेरिका का पिक है तो चल रहा है, ठीक है, एक दिन इसका भी खत्म होगा, लेकिन खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रयास करना ही पड़ेगा। तो कैसे हो सकता है, आपसी मतभेद खत्म करके पूरी दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं उन्हें जो डिस्प्यूट है उनको खत्म कर देना चाहिए और अमेरिका से एकजुट होकर लड़ना चाहिए। जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रूस हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, इनको एक साथ आना पड़ेगा तभी हम अमेरिका को बैलेंस कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आता है अमेरिका से दोस्ती करके। अमेरिका से दोस्ती करके रखो, जब देखो कि मौका बन गया है मतलब उसके बाद अटैक कर दो, कहानी उसकी खत्म करो। जैसे कि आपने मिर्जापुर वेब सीरीज देखा होगा, उसमें क्या होता है, जो मुन्ना भैया होते हैं, मुन्ना भैया एक कैरेक्टर है उसके अंदर, है ना, उसके बाद एक दूसरा बंदा है, तो दोनों दोस्ती करते हैं, लेकिन दोस्ती करता है नहीं, हमेशा ध्यान रखता है कि मुन्ना को तो मारेगा वो, कभी ना कभी मारेगा। तो ऐसे हमें दोस्त बन के दुश्मनी निकाल लेनी चाहिए, ठीक है। तो अमेरिका से हम ऐसे कर सकते हैं। अपने को अमेरिका से दूर करके, यानी उससे वर्चस्व से निपटना है ना, अपने आप को दूर कर लो अमेरिका से, ठीक है। बिल्कुल अपने जाओ 6 महीने बाद बॉडी वॉडी बना के आओ, फिर दिखाओ उसको, देख भाई हम कितने पावरफुल हो चुके हैं। बैंड वैगन की नीति अपना कर। बैंड वैगन की नीति मतलब जैसे दुनिया चल रही है चलने दो, अपने आप को उसमें छुपा लो, हाँ बोलो हाँ बिल्कुल सब सही है। फिर आता है संस्थाओं द्वारा, जो बड़े बड़े WTO हो गया, आपका IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है, सार्क हो गया, इन देशों के माध्यम से भी इसका विरोध करना चाहिए। आसियान हो गया, ठीक है, यूरोपियन यूनियन हो गया, इनके माध्यम से क्या करना चाहिए, इसका विरोध करते रहना चाहिए। फिर आता है मीडिया द्वारा। मीडिया में से खबर फैलानी चाहिए कि अमेरिका देखो पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा रहा है, इस प्रकार की बातें करके। जनमत द्वारा लोगों से पूछना चाहिए, बताओ अमेरिका सही है, लोग कहेंगे गलत है, तो अमेरिका कहेगा सच में गलत हूँ क्या। फिर उसको इतना बता दो कि गलत हो, उसके दिमाग में चले कि ये चीज़ गलत है। जैसे कि आपने उसका नाम सुना है हिटलर का, वो कहता था झूठ को इतना बार बोलो कि लोग सच मानने लग जाता। जनमत भी इस प्रकार बना दो कि अमेरिका को लगे हाँ हम गलत हैं, ठीक है, उसके फिर थोड़ा पावर कम हो जाए। कलाकार द्वारा, लेखकों द्वारा, NGO द्वारा आंदोलन करके हम अमेरिका के वर्चस्व को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं, उसका विरोध भी कर सकते हैं। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 3 और जो कि खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 4 में मिलेंगे हम, है ना। अब इसको थोड़ा बुक पढ़िए, बुक पढ़ेंगे तभी आपका चीज़ें आसान होगा। जो इसका आपका क्वेश्चन आंसर होगा ना, मैं उसको फोटो के फॉर्म में ना इस पर अपलोड कर दूंगा, उसको क्वेश्चन को आप बिल्कुल सॉल्व करें, ठीक है, आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। मिलते हैं मतलब चैप्टर नंबर 4 के अंदर।